सो वेलकम बैक गाइस। नई वीडियो में आपका स्वागत है। सो आई होप आप मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में जो भी बताया था आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी एंड थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने लास्ट टाइम में मैं आपको बता दूं हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, अरिथमेटिक हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स कर लिए थे और हमने कुछ प्रोग्राम्स भी प्रैक्टिस किए थे। उसमें से ही एक दो प्रोग्राम हमारे रह गए थे, तो जल्दी से उसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा एक प्रोग्राम था जो मैं रह गया था, ये वाला, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। तो इसको हम बहुत जल्दी करते हैं। आई होप आपको ये किया होगा आपने, तो बहुत इजी है ये। तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इस प्रोग्राम को, ताकि ये हम लोग को कोई इशू नहीं देगा। लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट। ओके, चलिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमको मल्टीप्लिकेशन कराना है दो नंबर का। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, दो चीज़ें आपको अच्छे से पता है, वो आपको जल्दी जल्दी कर लिख दीजिए। सबसे पहले क्लास बनाइए। तो आप कैसे लिखोगे? अरे कमेंट आउट यहाँ पे क्यों आ रहा है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, इसको मेरे को कमेंट आउट बंद करना होगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक क्लास बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम क्या है? वाई टी। ठीक है, तो क्लास का नाम बना दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? मेन फाइल लिखेंगे, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, ये दो काम आपने कर लिया। अब मेरे को मल्टीप्लिकेशन कराना है दो नंबर का। तो मेरे को वापस से दो नंबर चाहिए। तो मेरे को दो नंबर कौन से होने चाहिए? वेरिएबल कैसे बनाते हैं याद करो। डेटा टाइप कौन सा लगोगे यहाँ पे? इंट। मैं डबल भी रख सकता हूँ, फ्लोट भी रख सकता हूँ। मैं सपोज मैं नंबर बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 12, कुछ भी मैं बोल सकता हूँ। मैं बोलता हूँ 99। ठीक है, एक और नंबर लेना है मुझे, तो मैं वापस लूँगा। अगेन इंट के साथ इंट ही होगा, फ्लोट के साथ फ्लोट ही होगा। तो इंट भी इज इक्वल टू, मैं सपोज बोलता हूँ 100। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई। अब मैं एक और वेरिएबल लूँगा, इंट सी, और मैं इसको बोल दूंगा ये वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाइड पर भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे, ए इंटू बी करेंगे। अब ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? सी में। तो हम लोग सिंपली अपना प्रिंट आउट का कमांड लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज, और सिंपली इसको ऐड हम कर देंगे यहाँ पे। और हमारा वैल्यू किस में स्टोर्ड है? सी में। तो यहाँ पे सिंपली सी लिख देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, और फिर ब्रैकेट्स हमने जो खोले थे उसको बंद कर देंगे, एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे ना। हमारा प्रोग्राम जो है वो डेफिनेटली रेडी हो चुका है। इसको मैं निकाल देता हूँ एक सेकंड के लिए। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम अब हो चुका है रेडी, बाकी कुछ नहीं है। इसको सेव करते हैं सबसे पहले। आइए सबसे पहले हम लोग सी एन डी ओपन करते हैं। तो सी एन डी ओपन करेंगे, हमारा जो सी डी ड्राइव वहाँ पे जाएंगे, हमने जो जिस नाम से सेव किया उसमें कंपाइल करेंगे। तो जावा कंपाइल वाई टी डॉट जावा, तो ये कंपाइल हो गया है। अब हम लिख देंगे क्या? जावा वाई टी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर क्या आ गया? 9900, और वही हमने एक्सपेक्ट किया था। तो आई होप आपको ये बेसिक सा प्रोग्राम समझ में आया होगा। एक और प्रोग्राम हमने आपको दिया था कल, बहुत बेसिक सा प्रोग्राम था, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर था। मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स निकाले। भाई दो नंबर तो मैंने आपको बताना सिखा दिया ना। अगर दो नंबर का निकाल सकते हो तो 3 नंबर का भी निकाल सकते हो। सेम काम करना है। पहले क्लास बनानी है, पब्लिक क्लास वाई टी, और फिर अगेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर स्ट्रिंग आर्क। ये सब तो एकदम मजाक की बात होनी चाहिए आपके लिए, बेसिक चीज़ होती है, सब तो पता ही होगी। अब हमको 3 नंबर के बीच में चाहिए, तो हमको ये बताना पड़ेगा जावा को कि कौन से 3 नंबर हैं। इंट में ले लेते हैं, तो इंट n1, या मान लेते हैं एक्स वाई जेड। देखिए गाइज, एक और चीज़ मैं बता दूँ, या तो आप इसको इंट एक्स वाई जेड लिख सकते हो, या तो फिर आपको अलग अलग लाइन पे भी लिख सकते हो। या तो मैं ऐसे कर दूँ, या तो फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ उनको कि मेरे एक्स वाई जेड मेरे ये हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंट करके तीनों वैल्यूज़ को स्पेसिफाई भी कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को इसको कंपेयर कराना है कि तीनों में से कौन सा बड़ा है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इफ़ कंडीशंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए यूज़ करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट मैं आपको आज भी बताऊँगा, तो जल्दी देखते हैं इसको। तो कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ का इस्तेमाल किया जाएगा, और हम देखेंगे सारी कंडीशंस को हमको चेक करना पड़ेगा। तो इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, और एक और अपना ऑपरेटर होता है जिसको हमारे पास बूलियन ऑपरेटर्स हमने आपको बताए थे, याद है आपको? एंड और नॉट। तो
तो यहाँ पे उस बूलियन ऑपरेटर का यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे? एंड क्यों यूज़ करेंगे? कि अगर x y से बड़ा है और z से बड़ा है, दोनों से बड़ा है, इसीलिए हमने ये एंड मतलब और हो गया ना एक तरीके से। तो हम यहाँ पे x ग्रेटर देन z लिख देंगे। तो अगर हमारा x y से बड़ा है और x z से भी बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या बोल देंगे? कि हमारा जो x है, और बोल सकते हैं x प्लस ब्रैकेट स्पेस इज ग्रेटर देन प्लस ब्रैकेट स्पेस प्लस y। x इज ग्रेटर देन y एंड एक और चीज़ लिख सकते हो प्लस, इसी लाइन में लिख सकते हो एंड प्लस ब्रैकेट स्पेस प्लस z। मतलब इस प्रोग्राम स्टेटमेंट का क्या मतलब है? हमारा जो x का वैल्यू है वो y और z दोनों से बड़ा है। अब आते हैं हमारे दूसरे इनपुट पे। हमको ये सेम काम y और z के लिए भी करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे अगेन यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ ये लिख सकते हो या तो फिर आप एल्स इफ़ भी करा सकते हो। तो चलो एक काम करते हैं, एल्स इफ़ करा देते हैं। एल्स इफ़ हम बोलते हैं y ग्रेटर देन, अगर y x से बड़ा है, और एंड लगा देंगे अगर y या तो x से बड़ा हो या तो वो y हमारे z से बड़ा हो। अगर ये दो कंडीशन में आती है तो मैं जल्दी से इस लाइन को पहले कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं फटाक से इस लाइन को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पहले पेस्ट कर दूँगा। अब हमको मालूम है कि y बड़ा होने वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ खाली y इज़ ग्रेटर देन x एंड z। और हम एल्स इफ लगाएंगे, हम लिखेंगे एल्स इफ़, लिख देंगे अगर z की, सब z का भी कंडीशन हो सकता है, अगर z ग्रेटर देन x है एंड अगर z ग्रेटर देन y है ना, इसके लिए भी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे z इज़ ग्रेटर दैन x एंड y, बस सिंपली यहाँ से हमको ये कर देना है z इज़ ग्रेटर दैन x एंड y। और नहीं तो लास्ट में हमको लिखना है एल्स। हमेशा याद रखना, अगर इफ़ ओपन कर रहे हो तो उसको एल से ही अपने को बंद करना पड़ेगा। तो एल्स आप लिख सकते हो सेम काम, बस यहाँ पे थोड़ा सा आप कुछ चेंज कर सकते हो, बोल सकते हो इनवैलिड है, इनवैलिड कंपैरिजन। बस लास्ट में आप ये लिख दोगे कि अगर यहाँ सब ये सब सही नहीं है तो मतलब क्या गलती हो सकती है कि कंपैरिजन इनवैलिड होगा। इस लूप को बंद कर देंगे और उसके बाद हमारे पास कौन सी लूप बन जाएगी? खाली बाकी की जो हमने जो आर्क्स की एक हमारे पास ब्रैकेट है वो बंद करना होगा, और हमारा जो क्लास का है वो बंद करना होगा। तो इसको सेव करते हैं और इसको हम लोग करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे रन। देखते हैं कुछ एरर आता है क्या? पहले तो नहीं, इजीली कंपाइल कर लिया जावा ने। अब देखते हैं क्या लिख रहा है, 20 इज़ ग्रेटर देन 15 एंड 12, और जो कि सही चीज़ है। तो बस हमने यहाँ पे ये सबसे बेस्ट तरीका है, हमें जो आपने कल पढ़ाया था वो सारी चीज़ों का रिवीजन इसी प्रोग्राम में हो गया। यहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कर लिया है, हमने बूलियन ऑपरेटर्स का यूज़ कर लिया, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया, वेरिएबल्स हमने यूज़ किया। तो आप ये प्रोग्राम फिर से एक बार ट्राई करो, आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। आज आते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो जल्दी से बता देता हूँ। आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट्स के बारे में, और उनके ऊपर हम कुछ बेसिक प्रोग्राम्स करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। अरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे कि आप लिखते हो ना, क्या लिखते हो, कभी कभी आप लिख देते हो कभी कभी x प्लस वाई, ठीक है, या तो आप बोल देते हो, मैं लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। गाइस मैं थोड़ा इग्नोर मारना, मैं माउस से लिख रहा हूँ, मेरा पेन ख़राब हो गया है। तो आप ये चीज़ इसको ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, या तो आप इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो x प्लस इज इक्वल टू वन। ये दोनों एक ही चीज़ है। या तो मैं इसको ऐसा लिख लूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, लेकिन जावा की भाषा में मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब आप बोलोगे ऐसे लिखने का क्या फ़ायदा है? भाई मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, मेरे को ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी है, सब कुछ तो सही चल रहा है मेरे जीवन में। मैं बोलता हूँ ठीक है, आपने बात सही कही है, बट इसका लिखने का क्या तरीका होता है? आपने अपने लिए कुछ समय बचा लिया। आप कैसे लिखते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस वन, निकला आपने क्विकली क्या लिख दिया x प्लस इक्वल टू वन। तो बस हमारा समय थोड़ा सा हमने बचा लिया। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं
इक्वल टू ऑपरेटर होता है, एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ए इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है ये ऐसा बन के आता है। फिर और कौन से ऑपरेटर्स आपको देखने मिलेंगे, प्लस इक्वल टू, मैंने एग्जाम्पल आपको अभी बता दिया, तो ए प्लस इक्वल टू बी आएगा। इसका क्या मतलब होता है, ए प्लस बी, मतलब ये जो चीज़ है वो बी से ऐड हो जाएगा, बस इसका यही मतलब है। ये सेम चीज़ माइनस के लिए हो जाएगा, ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन के लिए ए इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पे गलती करोगे या माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप चेंजेस कर लेना। ये डिवाइड के लिए भी सेम, और मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस समझते हो ना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिमाइंडर। तो ये हमारे होते हैं असाइनमेंट्स। अब आगे देखते हैं। तो आइए आज हम हमारा पहला असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं। तो आप लिखते हैं, जैसे कि ये प्रोग्राम लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ऐड टू नंबर्स विद हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। पहला क्या काम करना है, एक क्लास बनानी है, पब्लिक क्लास, फिर हमारा मेन कमांड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर उसके बाद में स्ट्रिंग आर्ग्स। अब हमको दो नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने पहले वेरिएबल बनाएंगे और इंटीजर को लेंगे। तो इंट n1, हम लोग इसको मान लेते हैं 12, और लेट्स टेक इंट n2, इसको हम लोग ले लेते हैं 80। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे n1 प्लस इज इक्वल टू n2। ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया। हमने जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा, प्लस इक्वल टू वाला ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसका क्या मीनिंग है, या क्या लिखा है यहाँ पे, इसका मीनिंग जो नंबर लेफ्ट में है वो राइट वाले वैल्यू के साथ में ऐड हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे 12 और 18 ऐड हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे सिंपली अपन एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं फटाफट से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सम इज़, क्या आएगा, सम n1, क्योंकि n1 में ही n1 प्लस n2 स्टोर हो जाएगा। इसको हम लोग कर देंगे बंद, और यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट को हम कर देंगे बंद, और इसको कर देंगे सेव। आइए देखते कमांड प्रॉम्प्ट पे, देखते कंपाइल करते हैं पहले, दिक्कत नहीं आ रही है, जावा बैठी। तो आंसर आ गया हमारा ऐड होके, सम इज़ 92। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप कास्टिंग। तो अब टाइप कास्टिंग क्या होती है, देखिए हमारे पास बहुत तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। हमारे पास फ्लोट होता है, लॉन्ग होता है, इंटीजर होता है, शॉर्ट होता है, बहुत सारे होते हैं। अब सपोज़ मैंने बोल दिया है कि एक, मान लेते हैं कि वैल्यू को हमने इंटीजर के फॉर्म में स्टोर कर रखा है। कोई एक वैल्यू है, लेकिन मैंने उसको एक इंटीजर के फॉर्म में स्टोर रखा है। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को एक दूसरा वेरिएबल लेना है। मैं क्या करूँगा, एक दूसरा वेरिएबल लूँगा, लेकिन मैं खाली क्या करूँगा, उस मैंने जो इंट में स्टोर करके रखा था, मैं उसको किसी और चीज़ में बदल दूँगा। मेरी मर्जी हो, तो या तो मैं उसको फ्लोट में बदल दूँ, या तो लॉन्ग में बदल दूँ, वो मेरे ऊपर है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे एक इंट ए के फॉर्म में स्टोर किया, तो ए वेरिएबल इंटीजर के फॉर्म में स्टोर हुआ। और एक दूसरा वेरिएबल लिया मैंने बी, लेकिन वो डबल के फॉर्म में स्टोर हुआ। तो यहाँ मैंने ए को 17 बोल दिया, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं बी को बोल दूँगा डबल ए। इसका क्या मीनिंग हो गया कि ए तो इनिशियली 17 में है, ए क्या है, 17 है, वो क्या है, इंटीजर है, लेकिन अब मैं उसको बदल दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं उसको डबल में कन्वर्ट करा दूंगा, मतलब उसको फ्लोटिंग। तो जब इसका आउटपुट निकालोगे तो इसका आउटपुट आएगा 17.0। तो मतलब जो इंटीजर था वो अब फ्लोट में बदल चुका है। इसी को हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। आप किसी भी चीज़ में टाइप कास्टिंग कर सकते हो। यही आप, ये जो मैंने प्रोग्राम दिया है, आप अपने जी एडिट पे लगाना, ट्राई करना, आउटपुट यही आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स हमारे जावा में सबसे इम्पॉर्टेंट, जावा क्या किसी भी लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। हमको अगर ये स्टेटमेंट्स ही नहीं आएंगे तो हम कुछ प्रोग्रामिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं 3 तरीके के। एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा होता है इटरेशन स्टेटमेंट, और तीसरा होता है जंप स्टेटमेंट। एक एक करके से बात करते हैं। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट पे हम बात करेंगे, कंडीशनल से क्या समझ में आता है आपको, इसके नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा
इसका मतलब होता है कंडीशंस, हमारे पास में कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको हमको फुलफ़िल कराना होता है और फिर हम कुछ कर पाते हैं। तो 3 तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास। एक होता है इफ़ एल्स, एक होता है नेस्टेड इफ़, एक होता है स्विच केस। ये 3 तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं। हमारे पास इटरेशन स्टेटमेंट्स भी कितने तरीके के होते हैं? व्हाइल होता है, डू व्हाइल होता है और फॉर होता है। जंप स्टेटमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, ब्रेक और कंटिन्यू। आइए एक-एक के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर में। इफ़ स्टेटमेंट क्या है? अरे आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है भाई? अगर ऐसा हो तो वैसा हो। हम लोग बोलते हैं लाइफ में, अगर ऐसा हो तो वैसा होना चाहिए, अगर मैंने ऐसा किया तो वैसा आना चाहिए। बस वही चीज़ है। रियल लाइफ से जोड़ो चीज़ों को तो समझ में आएगा। तो मैंने कुछ कंडीशन रखी है यहाँ पे, देखो। ये मैंने कुछ कंडीशन यहाँ पे मैं आपको रेड में दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी कुछ कंडीशन है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर ये कंडीशन ना मेरी सही हो गई ना तो मैं ये कर दूँगा, ठीक है। अगर मैंने बोल देता हूँ कि हमारे पेरेंट्स लोग क्या बोलते हैं, हमारे लिए कंडीशन रखते हैं। हमारी कंडीशंस क्या रखते हैं? अगर तुमने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए ना, अगर अगर ये बात सच हो गई ना तो मैं तुमको एक PS4 ले लूँगा, तुमको एक PS5 खरीद के दे दूँगा। लेकिन अगर नहीं आए तो तुम्हारा अगले 1 महीने तक का हम इंटरनेट काट देंगे। इस तरह से समझ लो, एनालॉजी समझ लो। बस यही है। तो क्या करना है कि अगर हमारा पेपर अच्छा जाएगा तो हमको PS4 मिलेगा, लेकिन अगर हमारा पेपर बुरा जाएगा तो हमारा वाईफ़ाई कट जाएगा और आप मेरी वीडियोस भी नहीं देख पाओगे। तो वही चीज़ है इफ स्टेटमेंट और कुछ नहीं है। अब आते हैं हमारे स्विच केस पे। स्विच केस क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है? ठीक है गाइज़, मैं आप पे एक-एक के ऊपर प्रोग्राम कराऊँगा, इसके बाद चिल मारो, अभी के लिए बस ऊपर-ऊपर से देख लो। स्विच केस का हम लोग को ज़रूरत कहाँ पड़ता है? अब इमेजिन कर लो कि हमको बहुत सारे अलग-अलग केस हैं। एक केस में मेरे को एक काम करना है, दूसरे केस में मेरे को दूसरा काम करना है। तो अगर मेरे को बहुत सारे काम करने हैं ना ये एक प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि मेरे को ऐड करना है, कहीं मेरे को मल्टीप्लाई करना है, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अलग-अलग लिखने के बजाय मैं उनको अलग-अलग केसेस में बाँट दूँगा। एक केस में एक काम करेगा, दूसरे केस में दूसरा काम करेगा, तीसरे केस में तीसरा काम करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्विच केस और इसका हम एक प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से आगे समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाइल लूप। व्हाइल भी क्या है? एक कंडीशनल लूप है, ठीक है। ये भी एक कंडीशन की तरह बताता है कि अगर जब तक ये कंडीशन, हमारे पेरेंट्स लोग बोलते हैं जब तक तुम पढ़ते रहोगे तब तक हम तुमको अच्छा चीज़ देते रहेंगे। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, हमारा प्रोग्राम का ये वाला पोर्शन जो है बता, जब तक हमारी कंडीशन सही होती रहेगी तब तक हमारे प्रोग्राम का ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो चलता रहेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ देखो, अगर ये ट्रू है तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है, वाइल के अंदर वाला, जिसके अंदर कुछ भी कोड हो सकता है, मान लो x+y एक कोड हो गया, वो चलता रहे, वो चलेगा। अगर वो कंडीशन मान लो गलत हो गई तो क्या हो जाएगा? ये जो लूप है वो लूप से बाहर आ जाएगा स्टेटमेंट। अभी समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम करेंगे तो अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है, सिर्फ जब तक मेरी कंडीशन चलती रहेगी तब तक ये अंदर का तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो चलेगा। अगर जैसी कंडीशन हटी वैसे ही तुम्हारा ये लूप से बाहर और अगला इसके बाद जो भी होगा उसके आगे कंटिन्यू होगा। आगे बढ़ते हैं। डू वाइल लूप, इसका भी सेम काम है। इसका मतलब आपको रियल लाइफ में समझ लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको ऐसे बोल सकते हो आप, डू दिस अनटिल दिस। तो तुमको ये करना पड़ेगा जब तक ये कंडीशन ना हो जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। क्या बोला मैंने? तुमको ये काम करना पड़ेगा जब तक ये काम सही नहीं हो जाता। हमारे मम्मी पापा बोलते हैं आपको कि सब कोई काम हमको दिया जाता है, ठीक है। तो हमारी मम्मी क्या बोलती है? तुमको ये काम करना ही पड़ेगा जब तक ये काम पूरा ना हो जाए, ऐसे समझ लो। तो वही सीन है कि डू मतलब इसके अंदर कुछ लिखा है तो मतलब जावा को ये काम करना पड़ेगा, जावा को ये काम करना पड़ेगा जब तक मम्मी ने जो कंडीशन दी है वो पूरी ना हो जाए। जब तक ये कंडीशन पूरी ना हो जाए जावा को ये काम करना ही पड़ेगा। तो इसको हम डू वाइल लूप में कहते हैं। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट लूप है ये हमारे जावा प्रोग्रामिंग में। किसी भी चीज़ में अगर मेरे को मान लो किसी प्रोग्राम में हाय लिखना है, 5 बार हाय प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूँगा? सिस्टम डॉट प्रिंट एलन हाय। एक बार तो ठीक है। सपोज़ मेरे को उसको 2 बार प्रिंट कराना है तो मैं उसको 2 बार लिखूँगा। 3 बार प्रिंट कराना है तो मैं 3 बार उसको लिखूँगा। लेकिन अगर मुझे वो चीज़ को 100 बार प्रिंट कराना है तो क्या आपको क्या लगता है मैं 100 बार हाय लिखूँगा प्रोग्राम में? वो तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। इसलिए फॉर लूप का यूज़ किया जाता है। तो फॉर लूप के अंदर ये हमारी कंडीशंस होती हैं, जावा के अंदर ये सिंटैक्स होता है फॉर लूप का। इनिशियलाइजेशन, हम चीज़ों को इनिशियलाइज़ करते हैं,
फिर इनिशियलाइजेशन के ऊपर उसके एक कंडीशन देते हैं और उसको हम अपने मन मुताबिक उसको अपडेट करते रहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, प्रोग्राम करेंगे तो और अच्छे से समझेगा। अभी एक आइडिया रख लो, रफ आइडिया, तो यही होता है। और जैसे ही फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी लूप के बाहर जो चीज़ें होती हैं, तब तक वो वाली चीज़ प्रिंट हो जाएगी। आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है? ब्रेक मतलब कोई चीज़ को रोक देना, ठीक है। तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट क्या बोलता है, हमारा हमारा सपोज कोई एक लूप चल रहा है, ठीक है। अगर हम मान लें इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये अंदर एक लूप है, फॉर लूप है सपोज मान लो, लेकिन अब मेरे को वो लूप को तोड़ना है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, उस लूप को अगर तोड़ना है मुझे, तो मैं ब्रेक का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी ब्रेक लूप को तोड़ने के लिए, तो तुमको उस लूप को तोड़ देना है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो लूप में घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। ये ब्रेक स्टेटमेंट होता है। मैं आपको अभी लेमैन चीज़ों में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में तो आए कि ब्रेक स्टेटमेंट है क्या। जब प्रोग्राम करेंगे तो टेक्निकलिटी में भी जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। कंटिन्यू स्टेटमेंट भी सिंपली क्या चीज़ है कि अगर मान लो कि कोई कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, तो वो क्या करेगा, वो चीज़ को स्किप कर देगा और उसके आगे की जो कंडीशंस हैं उसको चालू करता रहेगा। मान लो कि कुछ कंडीशन है, वो हमारी कंडीशन मैट हो गई, तो क्या करेगा, वो चीज़ को स्किप कर देगा और फिर उसके आगे की जो कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है। तो आइए अब इन चीज़ों को हम ज़रा हमारे प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तब जाके हम असली में प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। चलिए हम लोग आज हमने बहुत जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमने जो पहली चीज़ इसके बाद सीखी वो है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम अपने आप को स्विच स्टेटमेंट के यूज़ करके देखते हैं, स्विच कैसे हम यूज़ करेंगे। तो राइट अ प्रोग्राम टू यूज़ स्विच स्टेटमेंट्स इन मैथमेटिकल फंक्शंस। मतलब हम स्विच स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फंक्शन में यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल फंक्शंस। तो गाइस आ जाइए हम अपने स्विच के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ एक साथ में दिखे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम हमने वाइट दे रखा था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारी मेन क्लास बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच का क्या पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमने क्या सिंटैक्स याद रखो, स्विच कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग लिखते हैं स्विच और फिर ब्रैकेट में क्या आता है, हमारे एक्सप्रेशन ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन। याद आया कुछ। फिर उसके बाद हम लोग ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ब्रैकेट्स को क्लोज़ करते हैं और वो हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या लिखेंगे मैं बताता हूँ। स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है ना, हम यहाँ लिखेंगे क्या, अलग अलग केस बनाएंगे ना। देखो जैसे कि हम एक केस 1 बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो एक केस 1 होगा, सिमिलरली यहाँ पे एक केस 2 होगा। तो ये जो 1 और 2 में लिखता चला जा रहा हूँ ना वही एक तरह से नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मान लूँगा अगर नंबर 2 डालूंगा तो ये सेकंड नंबर वाले केस को देखेगा। अगर यहाँ पे नंबर 1 डालूंगा मैं स्विच के ब्रैकेट में, तो ये केस 1 वाले केस को देखेगा कि इसमें क्या हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे यूज़र से पूछवाना पड़ेगा कि कौन सा केस चाहिए, है ना। या तो फिर मैं डिफ़ॉल्ट मार के देख सकता हूँ। सिंस अभी मैंने आपको स्कैनर क्लास नहीं सिखाया है, बट फिर भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, इग्नोर मरना वो चीज़ को, ठीक है। लेकिन मैं उसको वापस से वैसे भी बताऊँगा, बट सिंस इस प्रोग्राम के लिए यूज़फुल है इसलिए मेरे को करना पड़ेगा। तो क्या करना है, सिंपली हमको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है। तो कैसे करेंगे इंपोर्ट, इसको हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का यूज़ करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। या तो डॉट ऐसे लगा सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि स्कैनर एक पैकेज होता है, वो इंपोर्ट हो गया। इसको नहीं लिखोगे तो स्कैनर क्लास को मैं नहीं बना पाऊँगा। इग्नोर मारते चले जाओ, ठीक है। अभी इतना काम का चीज़ नहीं है जो बता रहा हूँ, लेकिन इग्नोर मार सकते हो चीज़ को। क्या करेंगे, स्कैनर क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। मैं आपको वैसे पहले बता रहा हूँ, इस लाइन को इग्नोर मारो। अभी जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, अभी बस प्रोग्राम में इसकी ज़रूरत है इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ। बाद में स्कैनर क्लास का एक पूरा वीडियो ही आएगा, तो चिल मारो। तो स्कैनर क्लास बनाई। अब क्या कर दिया, अब मैं इस ऑब्जेक्ट एस का यूज़ करके यूज़र से पूछ लूँगा। तो मैं सबसे पहले एक प्रिंट लाइन पूछूँगा,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैं यूज़र से पूछूंगा कि मैं बताऊंगा कि एंटर मैं कितने केस बनाऊंगा। देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कितने हो गए केस? 4, और एक मॉड्यूलस भी है, इसको भी डाल देता हूँ मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये कुल मिला के 5 केस हो गए। तो मैं क्या बोलूँगा यूज़र से कि 1 से लेके एंटर अ नंबर बिटवीन बिटवीन 1 to 5, 1 से लेकर 5 के बीच में कोई नंबर एंटर करो। तो यूज़र एंटर करेगा। कैसे एंटर करेगा? यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट n करके, जहाँ पे लिखूँगा s डॉट नेक्स्ट इंट। नहीं समझ में आया होगा ये लाइन तुम लोग को, मुझे मालूम नहीं समझ में आया होगा। जिसको नहीं मालूम जावा, कोई नहीं, इग्नोर मारो। इसका मतलब बस इतना है कि जो मैं यूज़र नंबर देगा वो कहाँ देगा, उसके लिए ये लाइन है। यूज़र एंटर करेगा ना, वो नंबर कहीं तो लिखेगा, अभी के लिए वही लाइन है, उसके लिए बस इतना ध्यान रखो। तो नंबर एंटर करेगा, वो नंबर अब n में स्टोर हो गया है। तो मैं एक्सप्रेशन की जगह क्या लिख दूंगा? n लिख दूंगा। जो भी नंबर देगा उस केस के हिसाब से मैं देख लूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग केसेस 5 केस बनाऊँगा। केस 3, केस 4, ये चौथा केस होगा, और एक लास्ट केस होगा मेरा जो केस 5 होगा। ठीक है, 5 केस बना दिए मैंने। सबसे पहला केस क्या है? एडिशन का। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए? 2 नंबर भी तो चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर को यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंट x1 x2। ठीक है, और x1 को मैं बोल देता हूँ सपोज मान लो 80, और x2 को मैं बोल देता हूँ, नहीं इजी रखता हूँ ताकि हमको समझ में आए। ठीक है, और x2 को रख देता हूँ मैं 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना कर सकता हूँ। सबसे पहला केस क्या है? एडिशन का। तो एडिशन कैसे करेंगे? मैं क्या बोलूँगा, इंट सम इज इक्वल टू x1 प्लस x2, क्योंकि सम कराना है तो मैंने एक सम करके वेरिएबल लिया। देखो अब यहाँ पे तुम अलग अलग इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाओ, बस वही काम है। ये लिख दिया, उसके बाद क्या लिखना है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तुम्हारा द सम इज़, क्या हो जाएगा सम? जो भी सम आएगा आपका वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सम आपका आ जाएगा सम। ठीक है, और ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? ब्रेक। फिर आएंगे आप केस 2 में। ब्रेक क्यों करेंगे? ताकि अगले केस पे आ सकूँ। अगर ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो उसी केस में फंसा रहेगा वो। हमारा आएगा सब्ट्रैक्शन के लिए, तो इंट सब्ट्रैक्शन के लिए मैं सब ले वेरिएबल बनाता हूँ x1 माइनस x2। फिर सेम काम यहाँ पे कि प्रिंट एलन सब्ट्रैक्शन इज, कि हमारा सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? इज सब, ये लिखते ही लगाएंगे, और फिर यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रेक। एक लास्ट केस बचेगा जो कि हमारा मॉड्यूलस वाला। तो इंट मॉड इज इक्वल टू x1 मॉड में x2, और सेम काम करना है। सिस्टम डॉट प्रिंट एलन लिखना क्या है? मॉड्यूलस इज क्या है? हमारे मॉड के बराबर में, और फिर ब्रेक स्टेटमेंट से इसको क्लोज कर देना है। अब लास्ट में हमारा जितने केस बनाने थे आपने सारे बना लिए। तो सिंटैक्स क्या बोलता है? डिफ़ॉल्ट लिखना है आपको। तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट करके आपको क्या करना है? डिफ़ॉल्ट क्यों लगाते हैं? कि अगर मेरे सारे केस में से कोई भी केस मैच ना करे, मान लो कि 5 लिखने के बाद मैं 6 लिख दूँ, 6 तो केस ही नहीं है, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट लिखते हैं ताकि कुछ ना लगे तो ये रन हो जाए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की लिख दूंगा मैं सिंपली, क्या लिख दूंगा मैं? इनवैलिड नंबर्स। ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। और इसके बाद हम लोग क्या कर दें? सारे केस बनने के बाद स्विच केस को हम कर देंगे बंद। इसके बाद और कौन से ब्रैकेट थे हमारे? इसके बाद हमारे 2 और ब्रैकेट थे जिसको हमने बंद करना भूल गए। वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट यहाँ से, तो एक ये वाला ब्रैकेट और हमारा जो क्लास वाला ब्रैकेट, बस ये 3 ब्रैकेट बंद करने थे। इसको हम करते हैं सेव। फिर आते हैं CMD पे, कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर आ रहा है क्या। नहीं, एरर नहीं आया, खुशी की बात है। क्या करना है? बस कंपाइल। मैं तो अब बताइए, पूछ रहा है कि एंटर नंबर बिटवीन 1 to 5, तो कौन सा नंबर ले भाई? मैं सोचता हूँ कि मेरे को मल्टीप्लिकेशन चाहिए, मैं 3 डालूंगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज़ 24। मेरा मन नहीं कर रहा, मैं एक और बार करूँगा। अब मैं ऐड कराऊँगा, 1 डाल दूँगा मैं। ऐड हो गया, तो आपका जो आपको चाहिए था आपका बन चुका है। तो ये होता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच केस का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। तो फॉर लूप में मैंने आपको बताया था किस चीज़ के लिए होगा।
तो मैंने आपको बोला था, मैंने आप जब मैं बता रहा था आपको फॉर लूप के बारे में, तो मैंने बोला था कि अगर मेरे को हाई प्रिंट करना है 100 बार, तो मैं क्या 100 बार प्रिंट हाई करूँगा? नहीं करूँगा ना। तो मैं क्या करूँगा उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगा एक क्लास, जो कि मेरे को पता ही है, मेरे को बिना क्लास बनाए कुछ होना ही नहीं वाला है। तो मैं क्लास बनाऊँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक मेन फाइल एग्जीक्यूट करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर स्ट्रिंग आ गई, तो मतलब याद ही है आप लोगों को। अब मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रिंट हेलो लिखूँगा। तो सिस्टम इसको कॉपी करके रखा है मैंने। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, चलो। बट क्या है ना, मालूम है, जब मैं इसको रन करूँगा ना, ये खाली एक बार रन होगा, फिर मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, फिर क्या कर सकता हूँ मैं, एक और बार ऐसे लिखूँगा। ठीक है, फिर से मैं एक और बार हेलो वर्ल्ड लिख दूँगा। अगर मेरे को 2 बार प्रिंट करना होगा, अगर मेरे को 10 बार प्रिंट करना होगा, तो मैं 10 बार लिखूँगा। बट वो एक प्रोग्रामर की अप्रोच बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या बनाया है, फॉर लूप बनाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करो, इस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप को याद करो, क्या सिंटैक्स है, फॉर ब्रैकेट में हमारा इनिशियलाइजेशन मतलब कोई एक वेरिएबल दे दो जिससे हम शुरुआत कर सकें। मैं बोलता हूँ आई क्या हो सकता है, इंट है, फ्लोट है, क्या है, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। मैं लेता हूँ इंट आई। शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 से, 1 से, 50 से, कहीं से शुरुआत तो करनी ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 से शुरुआत करूँगा, और मैं क्या बोलूँगा, आई लेस देन, कंडीशन बता रहा हूँ यहाँ पे, इनिशियलाइज़ किया। अब मैं क्या करूँगा, कंडीशन बता रहा हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, आई लेस देन, कितना भी लिख सकता हूँ मैं बोलता हूँ 50 बार। ठीक है, बट ज़्यादा हो जाएगा यार, थोड़ा 10 कर लेते हैं चलो। और इनिशियलाइज मतलब अपडेट मतलब इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, कुछ भी। तो आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस भी करा सकता हूँ, आई प्लस प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, और हमको क्या करना है, इस लूप के अंदर हमको हेलो वर्ल्ड को 9 बार प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसको क्लोज़ करूँगा, क्लोज़ करेंगे, सारे ब्रैकेट जितने खुले हुए हैं सारे ब्रैकेट्स को बंद करेंगे, बंद कर दिया, सेव कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को 10 बार नहीं 9 बार करेगा, बिकॉज लेस देन 10 है ना। तो ये 10th वाला काउंट नहीं करेगा, बिकॉज इसको लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा, तो जाके काउंट करेगा ये। इसको सेव करेंगे तब ये 10 बार जाके प्रिंट करेगा हमारा हेलो वर्ल्ड। तो आइए इसको कंपाइल करें, रन करते हैं। ठीक है, कंपाइल किया, अब इसको रन करते हैं। तो 10 बार इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। अब सपोज़, ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। आइए, सपोज़ मेरे को एक टेबल प्रिंट करना है। टेबल मालूम है ना, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, है ना, वो वाले टेबल जो होती है, मेरे को वो टेबल बनानी है। बना सकते हो फॉर लूप से? बिल्कुल बना सकते हैं, आइए देखते कैसे बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम, कोई भी टेबल का, जैसे टू प्रिंट आ टेबल ऑफ, नंबर बताओ कोई भी टेबल का। लेट सपोज 18 की टेबल। 18 की टेबल बहुत लोगों को नहीं आती, इसके लिए लेते हैं चलो इसको, है ना। 5 की तो सब बता देंगे। देखो 18 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, बट स्कैनर क्लास नहीं बताए तो मैं फोकट में उसमें नहीं जाना चाहता। सेम काम है, शुरुआत कैसे करोगे, पब्लिक क्लास वाई टी, फिर मेन चीज़ बनाओगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अंदर में स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले तुमको टेबल बनानी है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फॉर लूप लिखूँगा, देखो नंबर 18 है। ठीक है, निखिल, हम जैसे लिखते हैं ना, 18 1 जा 18, 18 1 जा मतलब 18 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 होगा। तो जो रिजल्ट आएगा ना, हम उसको एक अलग से वेरिएबल में स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा वो काम का हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि लास्ट में कौन सा नंबर है हमारा, 10 से। तो ये शुरुआत 0 से नहीं होगा, क्योंकि टेबल तो हमेशा 1 से शुरुआत होगी, मतलब इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना कोई भी टेबल को, 0 से मल्टीप्लाई तो करते नहीं हो। और लास्ट में क्या लिखोगे, आई प्लस प्लस। ठीक है, इतना करोगे, फिर लूप को ओपन करोगे, तो एक वेरिएबल होगा। तो मैं इस वेरिएबल को क्या कर लेता हूँ, स्टोर करके रख देता हूँ। कौन सा, कि इंट जेड
जेड ही ले लेते हैं, इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक है, 18 मल्टीप्लाइड बाई आई। बस अब क्या करना है अपने को, प्रिंट स्टेटमेंट डालना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। कैसे लिखोगे, सबसे पहले 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 प्लस, थोड़ा स्पेस दो, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ब्रैकेट में डाल दो, प्लस स्पेस दो अगेन, प्लस। फिर अब देखो 1 2 3 ऐसे इंक्रीमेंट होना चाहिए, 18 वन जा 18 टू जा, तो चेंज क्या हो रहा है 1 2 3, तो वो 1 2 3 किस में स्टोर्ड है, इस आई में स्टोर्ड है, आई लेस देन 10 तक ना, तो आई में स्टोर्ड होगा, तो आई प्लस थोड़ा स्पेस दो, प्लस फिर क्या आएगा ब्रैकेट में इक्वल टू आएगा, प्लस फिर अगेन स्पेस दो फिर प्लस, और लास्ट में किस में स्टोर किया है हम लोगों ने, वो वैल्यू किस में स्टोर करके रखी हुई है, जेड में स्टोर करके रखी हुई है, तो क्या लिखेंगे अपन जेड। बस तो ये जेड कितना होगा 10 बार, ये भी रिपीट हो जाएगा। इसको इसको बंद करेंगे, इस लूप को बंद करेंगे, ठीक है, फॉर लूप को बंद करते हैं, फिर उसके बाद बाकी जो बचे हुए लूप्स को बंद करते हैं। इसको अब हम लोग कर लेंगे सेव, यहाँ का थोड़ा गलत तो नहीं है, देख लो एक बार, सही है। इसको कर लेते हैं सेव। अब आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, कंपाइल करेंगे, फिर रन करेंगे। ये देखिए आपके सामने आपकी टेबल तैयार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो का थोड़ा भी पार्ट समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कल के जो असाइनमेंट मैंने आज आपको नहीं दे रहा हूँ, नहीं करने से होता है, आप और कहीं और से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो मैंने प्रोग्राम दिए हैं आपको आज के इस लेक्चर में, उसी प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आज का आपका हो जाएगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम्स हमने काफ़ी किए हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग और बेसिक प्रोग्राम्स आगे करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गुड नाइट।